हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 जेपीएससी मेंस पेपर 5 पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे पर हम लोग अवलोकन करेंगे और साथ ही आपका आगामी परीक्षा जो कि आपका 7 से 9 तक होने वाली है, उसके लिए आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और क्या पैटर्न होना चाहिए, हम लोग 6 जेपीएससी में जो पूछा गया था उस आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही आपका जो प्रश्न पूछे गए थे किस तरह से पूछे गए थे और सिलेबस क्या है उस पर भी हम लोग गौर करेंगे और उसके लिए कौन से बेस्ट बुक हो सकते हैं उन पर भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। मुख्य उद्देश्य इस वीडियो का कि जो भी आने वाली परीक्षा है उसके पैटर्न को आप समझिए और किस तरह से, क्योंकि पहली बार ये परीक्षा हुआ है, छठा जेपीएससी जो नए सिलेबस है उसके आधार पर पहली बार परीक्षा हुआ है, तो आगामी परीक्षा में ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। जो आपका छठा जेपीएससी परीक्षा हुआ था उसमें आपका कुल 6 पेपर होते हैं। उसमें आपका एक पेपर नंबर 5 है जो कि आपका जीएस से संबंधित है। खासकर इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक का जो नाम दिया गया है आपका जेपीएससी के द्वारा, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण एवं सतत विकास। इस पेपर के लिए आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं कुल 200 मार्क्स के ये होते हैं और 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। ये आपका एक लिखित परीक्षा है। अब बात करते हैं इसमें प्रश्न जो है किस तरह से पूछे गए थे। इसमें जो प्रश्न थे आपका कुल 5 खंडों में बटा हुआ था। 5 खंड में ये बांटा गया था। जो पहला खंड था उसमें आपका 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। 20 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और जो कि 40 मार्क्स का था, क्योंकि एक प्रश्न जो था आपका 2 मार्क्स का था, तो कुल 40 मार्क्स के खंड 1 में प्रश्न थे। अब बात करते हैं खंड 2, 3, 4 और 5। इन खंड का जो प्रश्न था आपका 40-40 मार्क्स का पूछा गया था और उसमें आपका हर खंड में 2 प्रश्न दिए गए थे। खंड नंबर 2 से लेके खंड 5 तक हर खंड में 2 प्रश्न थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही आपको प्रश्न के उत्तर देने थे जो कि 40 मार्क्स का होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, यहां पर सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपके लिए, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, पिछले बार भी किए थे जिसका उसको नुकसान हुआ था। आप यहां पर देख सकते हैं खंड 1 जो कि एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, इसमें 20 प्रश्न रहेंगे और उसे आप अगर सॉल्व कर लेते हैं, अगर सही होता है तो डेफिनेटली आपको 40 मार्क्स यहां पर मिल सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको हम प्रश्न दिखाएंगे वो किस तरह से पूछे गए थे और मीडियम भी होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं क्रमवार से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस जो आप देखते हैं जेपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया गया है पेपर नंबर 5 का, पहले सिलेबस पर भी एक हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेबस जो 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, बी, सी और डी। ग्रुप ए में भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी है। ग्रुप बी में आपका आर्थिक समृद्धि वगैरह है, एसडीआई रैंकिंग वगैरह है और भी बहुत सारे हम लोग इसके आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत शामिल करते हैं। इकोनॉमिक आपका डेवलपमेंट। अब ग्रुप सी जो है आपका आर्थिक सुधार है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक सुधार वगैरह इसमें शामिल किया जाता है। ग्रुप डी में आपका झारखंड इकोनॉमी है। अभी जो खंड 1 है, जो प्रश्न पूछा गया है इन सारे ग्रुप को मिला के पूछा गया है। ग्रुप ए, बी, सी और डी सबको मिला के ये 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें झारखंड के भी प्रश्न को शामिल किया गया है, जो आप लास्ट में हम लोग उसको आपको दिखाएंगे भी। तो इसीलिए हर ग्रुप को आपको स्टडी करना जरूरी है। अब बात करते हैं जो प्रश्न संख्या, मतलब कि जो खंड नंबर 2 से लेके 5 तक, इसमें भी जो 3, 4 और एक आपका लास्ट में 5, 40-40 मार्क्स के 2-2 प्रश्न है, जिसमें से कि आपको एक ही सॉल्व करना है। और ये ग्रुप ए जो सिलेबस है आपका, ग्रुप ए, बी, सी और डी, इनमें से ही 2 प्रश्न निकाले गए हैं। ग्रुप ए से आपका 2 प्रश्न दिया गया है, ग्रुप बी से भी 2 प्रश्न, सी से भी 2 प्रश्न और डी से भी
दो प्रश्न, जिनमें से कि आपको एक एक ही सॉल्व करना है। इसीलिए सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है हर ग्रुप से पूछा गया है। अब इस बार किस टॉपिक से आएगा, ग्रुप ए में भी देखिएगा बहुत सारे टॉपिक का डिवीजन किया गया है, उसी तरह ग्रुप बी में, सी में भी और डी में भी। अब किस ग्रुप से प्रश्न पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है, इसीलिए ग्रुप के हर टॉपिक को स्टडी करना जरूरी है, जिससे कि एग्जाम में आपको दिक्कत न हो। और आपको विस्तृत स्टडी करने की जरूरत है और हर बार इसको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं जो 40-40 मार्क्स के प्रश्न पूछा गया है ग्रुप नंबर 2 खंड नंबर 2 से खंड 5 तक, उसमें दीर्घात्मक मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि कितने शब्दों में लिखना है, लेकिन आपको सिलेबस देखिएगा तो एक जगह मेंशन है कि आपका 600 से 700 शब्दों में लिखना होता है, यही लमसम आपको लेके चलना है। तो वो चीजें अब एग्जैक्ट 600 700 ये चीज को ध्यान में बहुत सारे पूछने लगते हैं कि एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, काउंटिंग करने लगते हैं, तो वैसा नहीं है। आप लिखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, और एग्जामिनर को भी बहुत कॉपी वो चेक करते हैं तो उनको आइडिया लग जाता है कि कितने शब्दों में ये लिखा गया होगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर। सबसे पहले खंड 1 का बात करते हैं, जिसमें कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। ईच आपका 2 मार्क्स का होता है और उससे कुल 40 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। इसे कभी भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपको एक सही मार्क्स लाना है पेपर 5 में खासकर, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा और सही करना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को। इसमें अगर 1-2 मार्क्स का भी नुकसान होता है तो आपको बहुत ज्यादा आगे दिक्कत करेगा। इस बार आप पेपर भी देख सकते हैं कि 1-2 मार्क्स के चलते बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसमें एक चीज गारंटी भी होती है कि अगर आप सही उत्तर देते हैं तो डेफिनेटली आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप लिखने वाले जब परीक्षा होती है तो उसमें जो आपका खंड 2 से खंड 5 तक है, उसमें आप कितना भी आप लिखिए कुछ ना कुछ नंबर कटते ही हैं, लेकिन इसमें नंबर आपको नहीं कटेंगे। तो इसीलिए इससे जरूर अच्छे से स्टडी करके जाइएगा, जिससे कि आप अच्छे से आंसर उसमें दे सके और सही भी हो। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। हाँ, इसमें तो ये है कि जो पीटी का परीक्षा होता है उससे थोड़ा टफ पूछे गए थे। एक्चुअली ये भी हो सकता है कि पीटी चूंकि बहुत पहले हुआ था 2016 में, अब धीरे धीरे हर एग्जाम का स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चंस चूंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, वो डिफिकल्ट करते हैं और वो भी बहुत ज्यादा चीजों को शामिल करने लगते हैं, जिससे कि स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो। इसीलिए देखिएगा इसमें चूंकि स्टेटमेंट टाइप के जेपीएससी प्रश्न नहीं पूछा था, ये यूपीएससी का ट्रेंड था, और आजकल बहुत सारे स्टेट सिविल सर्विसेज में भी ये चीज देखने को मिल रहा है, वो जेपीएससी में भी देखने को मिला। मतलब कि आगामी परीक्षा जो होगी आपका जेपीएससी पीटी में भी जो पहले डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था, अब देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा 2 पेपर थे, दोनों में इतने डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे, सिर्फ आपको 1 लाइन का उत्तर था, उसका आपको आंसर देना था बस। लेकिन इस बार यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट टाइप के दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट आंसर है, तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये बैंकिंग से प्रश्न पूछा गया था। अगर बैंकिंग के आपने स्टडी किया होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसीज है, जो आपका साख जो नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसके बारे में, तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन, अब देखिएगा सिलेबस भी वही चीज है। पहले आपका जो जीडीपी वगैरह है, इन्फ्लेशन है, फिर आपका लास्ट टॉपिक एक देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न पूछे गए, उसको आपको ध्यान में रखना है। और भी यहाँ पर देख सकते हैं जीडीपी से प्रश्न पूछा गया है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं उससे भी प्रश्न पूछ दिया गया है। नरसिम्हन समिति, फिर आपका जो राष्ट्रीय ऋण में एक तरह से जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। फिर आपका पूंजी जो कैपिटल फॉर्मेशन में क्या डिनोट किया जाता है, फिर उसके बाद और भी यहाँ पर पूछे गए हैं प्रश्न जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर 9-10 एसडीआई रैंकिंग वगैरह पूछ दिया गया है। फिर आपका ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे गए थे 9, यहाँ पर जो देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर एसडीआई रैंकिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एफडीआई वगैरह के बारे में पूछा गया है। फिर आपका जो भारत सरकार का जो केंद्रीय सरकार है, उसमें आपका जो अनुदान वगैरह है, जो सब्सिडी वगैरह है, उसके बारे में पूछा गया है। और साथ ही आपका जो विभिन्न क्षेत्रक होते हैं, जैसे प्राइमरी हो गया,
फिर सेकेंडरी हो गया जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरर औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और लास्ट आपका सर्विस सेक्टर मतलब कि आपका सेवा क्षेत्र। उनसे भी बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन से भी पूछ दिया गया है प्रश्न। अब लास्ट में यहाँ पर पूछा गया है झारखंड इकोनॉमिक्स से। झारखंड इकोनॉमिक्स से भी आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक, मतलब कि 4 प्रश्न सिर्फ झारखंड से पूछा गया है, मतलब कि 8 मार्क्स के यहाँ पर प्रश्न सिर्फ झारखंड से पूछे गए हैं। तो हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 मतलब कि खंड 2। खंड 2 पर हम लोग आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने जैसा कि आपको बताया था कि खंड 2 से लेके 3, 4 और 5 तक हर खंड में 2 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ आपको एक ही सॉल्व करना है। देखिए यहां पर दिया हुआ है, अब इसमें से सिर्फ एक सॉल्व करना है और आपका एक ईच 40 मार्क्स का होता है। दोनों में से कोई एक सॉल्व कीजिए और उसको आपको विस्तृत में लिखने होते हैं। अब यहां पर प्रश्न किस टाइप के पूछे गए थे, प्रश्न लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है, इस पर हम लोग अलग से एक चर्चा भी करेंगे कि जब प्रश्न आप लिखते हैं, अभी तक तो आपको खंड 1 में कोई दिक्कत नहीं, वहां पर बस टिक करना है, लेकिन अब जब बात करते हैं खंड 2 का तो यहाँ पर आपको विस्तृत लिखना पड़ता है। तो लेखन क्षमता जो है आपको किस तरह से बढ़ाना है। दूसरे सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे यूपीएससी का बात करें, चाहे बीपीएससी या फिर अदर स्टेट के जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, वो थोड़ा अलग होते हैं इसके मुकाबले, क्योंकि वहां पर 2 मार्क्स के भी होते हैं, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15, 20, 25 इस तरह से डिवीजन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, एक ही प्रश्न है। मतलब कि हम लोग जब एक बुक स्टडी करते हैं तो उसमें एक चैप्टर होता है। अब वो चैप्टर 5-10 पेज का होता है, 20 पेज का होता है, उसी आधार पर एक चैप्टर ही पूछ दिया गया है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसा कि पहला जो खंड 2 है उसमें देखिएगा 2 प्रश्न, उसमें से एक ही सॉल्व करना है। देखिएगा प्रश्न क्या है आपका, भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना। भारतीय विदेशी व्यापार हम लोग एक सिंगल टॉपिक स्टडी करते हैं और उसमें हर चीज का अवलोकन करते हैं कि भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है या फिर जो फॉरेन ट्रेड हम लोग बोलते हैं, उसका स्थिति क्या है, किस देश के साथ कितना व्यापार किया जा रहा है, इंपोर्ट कितना किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह सारे चीज का हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्तमान में जो भारतीय विदेशी व्यापार है, इंडिया फॉरेन ट्रेड है, उसकी जो संरचना है, कंपोजिशन एंड एवं दिशा, मतलब उसके डायरेक्शन में जो परिवर्तन हुए हैं वर्तमान में, उस पर आपको विस्तृत चर्चा करना है। ये तो आपका खंड 2 का जो प्रश्न था वो हो गया। इसमें अथवा मतलब कि इसको अगर सॉल्व नहीं करते हैं तो दूसरा भी आपके लिए पास एक ऑप्शन रहेगा। भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द इंपैक्ट ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो उसको आपको लिखना है। अब ये बहुत सारे चीजों, अब डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि जीडीपी क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में जो विकास बैंक है उसके बारे में आपको लिखना है। तो वो लिखना सही होता है, आप उसको इजीली लिख सकते हैं। लेकिन जब तक आपको इसमें विस्तृत आपको जानकारी नहीं है और फैक्ट भी इसमें मेंशन करना होगा। अब जो WTO के बारे में पूरा विस्तृत से आपको विवेचना करना होगा, साथ ही भारत का क्या स्थिति है उस पर आपको अवलोकन करना, और खासकर भारतीय और जो कृषि क्षेत्र है उस पर आपको विस्तृत विवेचना करना है। इस बार जो मार्किंग किया गया था छठा JPSC में, आपको बता दें हमने अभी तक जितने भी मार्कशीट देखे हैं उसमें किसी का 100 से एबव किसी का मार्क्स नहीं था। मतलब कि 200 में 100 मार्क्स भी आपको नहीं मिले हैं। एवरेज जो इसका मार्किंग था 90 से 95 के बीच में था। आप सोच सकते हैं जितना भी मेरे पास कलेक्ट हुआ इंफॉर्मेशन उसके आधार पर बता रहे हैं। मतलब कि इसका मार्किंग जो है आपका खासकर इसी में टफ था। अगर आप सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसे बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल के साथ और फैक्ट भी उसमें मिलना चाहिए। जो कि क्वेश्चंस का डिमांड है उस पर आपको ज्यादा सही और सटीक तरीके से आंसर देना है। उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं खंड 2, जो सेक्शन 2 है उसमें भी 2 प्रश्न है, लेकिन इनमें से आपको एक ही सॉल्व करना है। अब इसमें 2 प्रश्न कौन सा है, पहला आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेटेस्ट
इंडियन फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उस पर आपको डिस्कस करना है। अब ये अधिनियम ही, एक्ट ही पूछ दिया गया है जिसको आपको संपूर्ण तरीके से इस पर आपको वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है, और साथ ही आपको यह भी दर्शाना है so that the act may reduce insecurity among low income people। जो मतलब कि जो लो इनकम मतलब कि जिनका कम आय वाले लोग हैं उनमें किस तरह से यह अधिनियम सहायक होता है उसके बारे में भी अवलोकन करना है। इसका दो चीज पार्ट है आपका। फर्स्ट पार्ट में तो आपका जो प्रावधान है अधिनियम का वो मेंशन करना है, और अधिनियम अगर आपको याद नहीं है तो अधिनियम भी आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए। और खासकर जो नीति है, जो नया नीति बनते हैं, आरटीआई इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में है। आरटीआई उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, हो सकता है कि इस बार आरटीआई से ही पूछा दिया जाए। और साथ ही बहुत सारे अधिनियम होते हैं जो चर्चा में होते हैं, खासकर उस पर, चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी चर्चा में था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे इस बार केंद्र सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं प्रश्न पूछ दिया गया है तो उसके प्रावधान को। उसके बाद ये भी दर्शाना है, ये कॉन्सेप्चुअल टाइप का है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जो कम इनकम वाले, कम आय वाले लोग हैं उनके लिए यह अधिनियम किस तरह से कारगर है, उन्हें किस तरह से सहायता करता है, उस पर भी आपको अवलोकन करना है। क्लियर है? यहां पर आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, इसका अगर प्रश्न नहीं दे सकते हैं तो दूसरा में आपका दिया हुआ है समावेशी विकास, इंक्लूजन। कैसे इसे मेजर किया जाता है, मापा कैसे जाता है? क्या भारतीय आंकड़े रोजगार एवं प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में हुए आर्थिक समावेशन को दर्शाता है? डू इंडियन डाटा शो इकोनॉमिक इंक्लूजन इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन? इस पर आपको यहां पर लिखना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है जब तक, क्योंकि ये टॉपिक्स जो आप स्टडी नहीं करेंगे, जो समावेशी विकास है उसको विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे। खासकर ये मिश्रा एंड पुरी का बुक अगर आपने देखा होगा तो हमने पहले भी सजेस्ट किया था, आज भी हम कुछ बुक को बारे में लास्ट में बताएंगे। हम ये सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं मिश्रा एंड पुरी का, तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में विवरण है, वहीं से आपको उठा के सिर्फ लिखना है। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो पता नहीं होता है, तैयारी जब करते हैं पता नहीं होता है कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए सिर्फ हम बोलेंगे कि सिलेबस है उस पर गौर कीजिए और उसके अनुकूल आप विस्तृत में अध्ययन कीजिए, और बार बार एक ही चीज को जो पहली बार स्टडी कर लेते हैं दूसरी बार उसको रिवीजन कीजिए, लिखने का खुद से अभ्यास कीजिए हर एक टॉपिक को, जिसमें ग्रुप ए से सिलेबस आप देखिएगा, ग्रुप ए से ग्रुप डी तक जितने भी टॉपिक है मेन टॉपिक उस पर आप एक बार जरूर खुद से लिखने का प्रयास कीजिए एग्जाम से पहले, तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका खंड 4। खंड 4 में भी दो प्रश्न है, उसमें से आपको सिर्फ एक ही उत्तर देना है। पहला जो प्रश्न है देखते हैं, आर्थिक सुधार जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसका मूल्यांकन करना है, असेसिंग करना है, जो पैरामीटर जो यूज किया गया था आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इन द लाइट ऑफ द पैरामीटर यूज्ड फॉर असेसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म क्रिटिकली एग्जामिन इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। मतलब कि जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसमें मापदंड क्या थे, मतलब कि उस पर आपको संपूर्ण अवलोकन करना है। इसी में दूसरा प्रश्न था, भारत में कृषि बाजार के दोषों की समीक्षा कीजिए। जो कृषि बाजार है आपका एग्रीकल्चर मार्केट, उसके दो डिमेरिट हैं, उस पर आपको डिफेक्ट जो है उस पर आपको एग्जामिन करना है, और साथ ही इसके निदान के लिए, मतलब कि इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि जो ये सारे दोष हैं उनका निदान हो सके। इस बार भी कोविड-19 में देखिएगा, पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसमें कोविड का प्रकोप नहीं था, लेकिन आप इसको ध्यान में रख के आप देख सकते हैं कि भारतीय बाजार में क्या क्या दिक्कतें थी, क्योंकि अभी मार्केट पूरा बंद हो चुका था, तो क्या क्या प्रॉब्लम आई उस पर भी आपको चीजें को ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि उस समय जो प्रश्न देना था आपको, जो वर्तमान में दिख रहा था उस पर आपको अवलोकन करना था। ये भी आपका डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा बोल सकते हैं इसे, लेकिन फिर भी अगर आप कृषि बाजार
खासकर आपका जो टॉपिक्स वगैरह है मिश्रा एंड पुरुष से, या फिर जो आप बुक स्टडी करते हैं देखिएगा उन सब से बहुत ज्यादा टच में रहेगा और ये आपके सिलेबस में भी है, तो इस पर आप अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। लेकिन इसको विस्तृत वर्णन करना है तो विस्तृत वर्णन करने के लिए ज्यादा आपके पास कॉन्सेप्ट सटीक होना चाहिए। वहां पर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिखने नहीं जा रहे हैं जिससे कि आप डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि हो वही चीज हो, लेकिन क्वेश्चंस का डिमांड क्या है उस पर आपको ज्यादा विस्तृत और सटीक और डाटा के साथ, फैक्ट के साथ आपको मेंशन करना होगा। फिर आपका नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन 5, खंड 5 जो है आपका झारखंड इकोनॉमिक्स से है। इस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान भी देना है आपका। झारखंड इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स, लेकिन दोनों में से कोई एक ही अथवा में यहां दिया हुआ है आपका। अब बात करते हैं कि झारखंड से क्या प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड टाइप का या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछा गया है, सिंपल सा पूछा गया है। सबसे पहला तो जो वर्तमान में जो औद्योगिक नीति है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है प्रेजेंटली, उस पर आपको डिस्कस करना है। इसी में दूसरा पार्ट भी, एग्जामिन द स्टेप्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। इन 5 सालों में देखिएगा, जब से एक अस्थाई सरकार मिली थी जो पिछले बार बीजेपी की थी, इस बार गठबंधन की है, लेकिन लगता है, उम्मीद है कि ये भी अस्थाई सरकार रहेगी जो आने वाले दिनों तक चलती रहेगी। उससे पहले 2014 से पहले झारखंड का कोई भी अस्थाई सरकार नहीं था, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट बनी लेकिन 5 साल नहीं चली थी, तो उसका राज्य पर बहुत ज्यादा विपरीत स्थिति पड़ता है और आपको देखने को भी मिला होगा। 2014 के बाद से जब से ये अस्थाई सरकार बनी थी उसमें बहुत सारी चीजों को स्टेप्स लिए गए थे और बहुत सारी चीज को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, खासकर औद्योगिक, आपको याद होगा जो झारखंड मोमेंटम वगैरह हुआ था उस पर भी आपको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि झारखंड सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खासकर जो झारखंड मोमेंटम था इसका विशेष स्थान था। फाइनली अभी उसका स्थिति क्या है वो तो अपनी जगह है, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इतने सारे जो झारखंड मोमेंटम में प्रोग्राम हुए थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे, उसका क्या रिजल्ट निकला, वो सारी चीज भी तो हमें आने वाले दिनों में ध्यान रखना होगा। लेकिन उससे आप यहाँ पर जो झारखंड सरकार के द्वारा स्टेप्स लिए गए थे उसमें आप मेंशन कर सकते थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और जो वर्तमान में जो औद्योगिक नीति है वो तो आपको चीजों को फैक्ट चीज को आपको तो जो नीति है और जब तक याद नहीं है तब तक आप उसे नहीं लिख सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। इसमें और एक और प्रश्न था, दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना था। डिस्कस कॉजेज फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन झारखंड, suggest measures for achieving a high growth rate of agriculture production and productivity। झारखंड में कृषि क्षेत्र के खराब कार्य प्रदर्शनों के कारणों की समीक्षा कीजिए। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए आप सुझाव दीजिए। सबसे पहला तो आपको झारखंड में जो स्थिति है वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका आखिर खराब प्रदर्शन आप भी देख रहे होंगे कि राज्य में स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है और अभी कोविड-19 की वजह से आपके सामने बहुत सारी चीजें देखने को मिला भी होगा। तो आखिर उसका क्या कारण है उस पर आपको समीक्षा करना है। उसमें बहुत सारे सेवरल पॉइंट, इसमें ज्यादा सही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जो पैराग्राफ में हम प्रश्न लिखें या फिर पॉइंट वाइज लिखें, इसमें ज्यादा सही रहेगा कि पॉइंट वाइज लिखे तो ज्यादा सही रहेगा। हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे अलग से कि जो आप प्रश्न लिखिएगा उसका हम लोग विशेष सेमिनार के तहत वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है। लेकिन इस चीज पर भी ध्यान रखना है, जब इस तरह के प्रश्न, अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो पॉइंट राइज रहेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। और कुछ कुछ उसमें हाईलाइट भी कर दे जिस पर कि एग्जामिनर जब चेक करे तो उस पर मेन फोकस उसी पर जाए। हाँ, ये स्टूडेंट जो है, जो राज्य की क्या स्थिति है, जो प्रश्न पूछा भी गया था, डिमांड क्या है, उस पर आप उसको दर्शा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि अब समस्या है तो निवारण भी उसका करना चाहिए। तो राज्य में उत्पादन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं उसको आपको सुझाना है। और ये आपको
सजेस्ट कैसे कर सकते हैं, जो चीजें अगर मान लीजिए आपको बहुत सारी चीजें, चूंकि ये कहीं बुक्स वगैरह में आपको लिखने हुए नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये चीजें दूसरे राज्य से सीख सकते हैं कि हाँ वहां पर जो कृषि उत्पादन है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए थे, उनमें से ही कुछ फाइंड आउट करके आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। या फिर भारत सरकार उसमें क्या क्या कदम उठा रही है, झारखंड सरकार उसमें किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो उच्च उत्पादन है, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, उन सारी चीज को आपको वर्णन करना होगा। ये आपको खुद से अपना स्टेप्स लिखना है, ये कहीं से बुक से आपको या फिर कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो इसको आपको बहुत ज्यादा विस्तृत तरीके से, मतलब कि पॉइंट वाइज लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये सारे प्रश्न थे जो आज के सेशन में हमने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कि इन सारी बुक्स क्या सिलेबस से पूछे गए, तो पहले ही हमने बता दिया कि सारे सिलेबस से हैं और टॉपिक वाइज है। सिलेबस 4 पार्ट में बटा हुआ था, ग्रुप ए, बी, सी और डी। यहां पर भी उसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं जिसको हमने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया था। अब लास्ट में एक चीज और कि बुक्स वगैरह, ऐसे तो हमने अनदर वीडियो में हमने बताया है कि हर मेंस के परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 वीडियो होगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से और मेंस के लिए अलग से। हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है कि कौन टॉपिक के लिए, जीएस के सेक्शन के लिए कौन सा टॉपिक्स के लिए कौन सा बुक आप स्टडी करें। आज के इस वीडियो में भी हम बताना चाहेंगे कि 2 बुक्स हमने आपको रेफर किया था, एक रमेश सिंह का या फिर रमेश सिंह महेश बर्नवाल भी है तो वो भी सही है, दोनों में से कोई एक ही रखिएगा, इतना ज्यादा बुक्स रखने की जरूरत नहीं है। और एक दूसरा आपको रखना होगा मिश्रा एंड पुरी का, एक एस चंद्र का भी आता है, एस चंद्र का जो बुक आता है मिश्रा एंड पुरी या फिर एस चंद्र, ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड, खासकर यूपीएससी वगैरह या फिर जो होता है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा सजेस्ट होता है, बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट वगैरह है, तो सजेस्ट करेंगे कि मिश्रा एंड पुरी को ही आप रखिए। और भी आपके पास बुक्स हैं बहुत सारे, संजीव वर्मा वगैरह, लेकिन अभी तक हमने इसको इवैल्यूएट किया हुआ है कि मैक्सिमम टॉपिक्स आपके करीब 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसका 80 से 85% आपका सिलेबस इन 2 बुक से, चाहे रमेश सिंह महेश बर्नवाल या फिर मिश्रा एंड पुरी या फिर एस चंद्र, इन दोनों बुक्स में से आपका 80 से 85% कवर होंगे। इसमें अननेसेसरी बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको इग्नोर करके चलना है, उसे भी स्टडी नहीं कर लेना है कि सारे टॉपिक्स। इसलिए हमने इनिशियल भी बोला था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है, जो भी आप टॉपिक स्टडी करें सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करें, ज्यादा सही रहेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि जो बुक्स वगैरह है, अब जो चूंकि यहाँ पर 80 से 85% है, तो बाकी और जो टॉपिक्स हैं कैसे कवर करें, क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक को छोड़ना आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर पता चले कि उसी टॉपिक से प्रश्न आ गया है, तो चूंकि अब इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं कितना, तो उसके लिए आपको इंटरनेट का हेल्प लेना होगा और भी बहुत सारी चीजें हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। और ज्यादा बुक्स वगैरह हम सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक ही चीज को बार बार रिवीजन कीजिए तो ज्यादा सही भी रहेगा, उसको आप बार बार लिखते रहिए। और एक लिखने का समय भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट आप इंटरव्यू में इस बार देखते होंगे कि जेपीएससी का जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, उनका इंटरव्यू वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा होगा, न्यूज चैनल वगैरह या फिर उनका पर्सनल वीडियो भी अपलोड करके बताते हैं कि हमने पहले दिन से, जिस दिन से तैयारी किए हैं उस दिन से ही लिखना प्रारंभ कर दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। आप सोच सकते हैं कि जिस दिन से हम तैयारी करेंगे, चूंकि अब मान लीजिए इसी में से आपको लिखना था कि झारखंड की जो वर्तमान में औद्योगिक नीति है उस पर लिखिए, जो कि बिल्कुल गलत होगा। आप जब पहली बार तैयारी करते हैं तो तथ्यों को समझते हैं, उसे याद करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके फैक्ट को समझते हैं, एक सही समय होता है और उस पर तब आप जाके आपको लिखने का एक जो तरीका होता है वो चीज आपको समझ में आता है, उसके बाद ही लिखना प्रारंभ कीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप आज एग्जाम परीक्षा की तैयारी करने के लिए बैठे और आज ही से लिखना प्रारंभ कर दिया, वो सही नहीं रहेगा। एक बार सही से हर टॉपिक को समझिए, उस पर आप तथ्यों को और साथ ही उसका जो टॉपिक्स हैं, उन जो कॉन्सेप्ट है उनको आपको सही से समझने की जरूरत है। अब टॉपर्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी हर टॉपिक को एक बार समझ के ही
पहली बार जब स्टडी किए होंगे, उसके बाद रिवीजन किए होंगे, उसके बाद ही वो लिखना प्रारंभ किए होंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट दिन से ये प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका पेपर 5 का था, जिसमें हमने सारे चीज क्वेश्चंस का जो पैटर्न था छठा जेपीएससी में, आगामी परीक्षा में भी यही पैटर्न रहेगा। टॉपिक अलग अलग पूछे जा सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और इसके लिए सही चीज भी होता है कि चूंकि आपको यहाँ पर हमने 2-3 बुक का नाम बताया है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट के पास भी होगा और लेने की सोच भी रहे होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअली मटेरियल वगैरह होते हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक जगह पर ही सारे चीजें आपको मिल जाए तो वो सही भी होता है, और वो चीज हमारे स्टडी मटेरियल में मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आपके मटेरियल वगैरह में, तो आपको बता दें हमारे मटेरियल जो उपलब्ध कराए जाते हैं उसमें जितने भी आप सिलेबस के टॉपिक्स देख रहे हैं, खासकर जीएस के पेपर में, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो, जो सिलेबस देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हूबहू हम लोग सारी चीजों का अवलोकन करते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वो सारे कंटेंट वाइज सारे स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। इन सारे हर बुक के हर टॉपिक के लिए आपको 2-2 बुक लेने पड़ते हैं। उन चीज से बचना चाहते हैं तो आप ये स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, वहां पर सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और इस तरह से आपको कोई टॉपिक के लिए भटकने नहीं होगा, आपको एक जगह वो सारी चीज मिलेगी। सिर्फ आपको मेहनत रहेगा कि आप अपने तरफ से एफर्ट्स लगाइए और उस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम के लिए। और साथ ही एग्जाम तक के लिए आपको बहुत सारे कैसे लिखना है, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, सारे इंफॉर्मेशन दे दिए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज पर पूछ रहे थे, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग जो पेपर डिस्कस करेंगे, आपका पेपर नंबर 6 जो आपका है, उससे हम लोग और उसके क्वेश्चंस को, पैटर्न को समझेंगे और साथ ही उसके लिए क्या बुक्स सही हो सकते हैं और साथ ही हमारे नोट्स टॉपिक के लिए कितना सही हो सकता है, उस पर भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।